Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the special purpose machines. Special purpose machines. ठीक है। स्पेशल पर्पस मतलब जो विशेष कारणों से विशेष चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो मशीन्स। तो उसमें जो टूल्स लगते हैं वो भी कुछ विशेष कुछ विशेषता होती है उनकी। तो मतलब ये जो रहते हैं ये मशीन्स जो रहती है स्पेशल पर्पस मशीन, ये थोड़ा सा डिफरेंट या एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, जो कि आपके जो जनरल प्रोसेस आपने पढ़ा है अभी तक लेथ में, है ना, आपने पढ़ा शेपर में, इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस आपने पढ़ा, मिलिंग, ग्राइंडिंग, इन सभी ऑपरेशंस में जो हम यूज करते हैं वो कन्वेंशनल मेथड है। फिर उसके बाद मैंने आपको अनकन्वेंशनल मेथड भी बताया। इसके बाद अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं स्पेशल पर्पस मशीन्स में। तो ये जो रहते हैं ये सारे जो प्रोसेस है, लेथ मशीन में जो भी प्रोसेस होते हैं, शेपर में जो भी होते हैं, मिलिंग में होते हैं, ग्राइंडिंग में होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। ये सारे मशीन्स में जो भी काम होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है और उसमें सामान्य प्रकार का जो टूल ज्योमेट्री है वही यूज होता है। ठीक है। पर स्पेशल कुछ इस विशेष काम करने के लिए कुछ विशेष टूल को डिजाइन किया गया है, जिसमें जिसको इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो उसमें स्पेशल पर्पस मशीन में सबसे पहले लिया गया है ब्रोचिंग को। और भी ऑपरेशन है उसमें, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। तो सबसे पहले स्पेशल पर्पस मशीन में हम देख रहे हैं ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या है, ये देखिए, ये पिक्चर मैंने पहले से लेकर के रखी हुई है, इसका टूल है ये। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये टूल है ब्रोचिंग का। ओके, यहाँ देखिए आराम से आपको दिख रहा है कि ये एक सिंपल सा शाफ्ट है। ठीक है, उसके ऊपर में ये दांत बने हुए हैं कुछ विशेष प्रकार के, है ना। ये एक साइड बने हुए, दोनों साइड नहीं। इसमें देखिए, इसमें गोलाकार, इसमें भी गोलाकार में बने हुए हैं और इसमें भी चारों तरफ से बने हुए हैं। तो ये जो स्पेशल प्रकार के जो टूल होते हैं, इस तरह के टूल, इनका काम क्या होता है, इनकी विशेषता क्या है, ये क्यों स्पेशल है, ठीक है, और इसमें काम कैसे किया जाता है, इसके लाभ हानि, इसकी ज्योमेट्री, हम सब कुछ अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टूल है इसको हम कहते हैं ब्रोचिंग टूल। यहाँ मैंने पिक्चर निकाल के रखा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए कि अबाउट द टूल ज्योमेट्री। ये देखिए, ये है, ये ब्रोचिंग टूल है। इसको आप डायग्राम में बना भी लेंगे, है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं रियर पायलट। ओके, रियर पायलट मतलब जो कि हमारा ये जो पार्ट रहता है वो मशीन किसी भी वर्क पीस में जो भी जिसके ऊपर हमको काम करना है उसके अंदर घुसने का काम ये करता है रियर पायलट। ठीक है, ये सारे कटिंग टूल हैं, ये दांत है पूरे बने हुए, ये सारे के सारे दांत है। तो जो पहले के कुछ दांत होते हैं उनको हम कहते हैं फिनिशिंग टीथ। ठीक है, फिर बीच वाले को हम कहते हैं सेमी सेमी फिनिशिंग टीथ। इस तरह से डिजाइन किया जाता है इसको, है ना। इसका ज्योमेट्री अलग होगा, इसका ज्योमेट्री अलग होगा। फिर ये होता है रफिंग टीथ, लास्ट वाला। ओके, और इन सारे टीथ को जो माउंट जहां पे फंसाया जाता है ये कहलाता है शैंक। ये वाला जो पार्ट रहता है ये मशीन में फिट किया जाता है, ताकि टाइटली फिट किया जाता है ताकि हमारा जो ब्रोचिंग टूल है वो अच्छे तरीके से मशीनिंग प्रोसेस कर पाए। इसको हम कहते हैं शैंक में जो पहला पार्ट है वो है फ्रंट पायलट, ये नेक है, ये पुल एंड है। ओके, इसी को पकड़ करके यहाँ पर ही पकड़ा जाता है किसी भी टूल को। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल में यहाँ पर ज्योमेट्री है, ये और डिटेल है, इसका जूम्ड व्यू है। यहाँ पर ये जो दांत बने हुए हैं इसका जूम करके बताया गया है। दांत कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये इस तरह से कटा होता है, यहाँ पे कटिंग एंड है, इसको कहते हैं लैंड। ओके, और यहाँ पर कहते हैं ये जो एंगल कह रहा है ये बैक ऑफ एंगल कहलाता है। यहाँ पर ये जो रेडियस लिया गया है यहाँ से, ये एक दांत से लेकर के दूसरे दांत तक की लेंथ को कहा जाता है यहाँ पर पिच। ठीक है, और दांत की जो सबसे ऊंची छोर होती है वहां से लेकर के नीचे तक के लेंथ को डेप्थ कहा जाता है। और ये रैक एंगल है, ये फ्लैंक कहलाता है। ओके, ये पोर्शन जो है फ्लैंक कहलाता है, जिसके ऊपर से चिप होकर फ्लो होकर के जाती है। तो इसकी टूल ज्योमेट्री को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें चिप फंसे मत।
जैसे ये जो पहला पार्ट है, ये जो नोक दिख रही है आपको, ये किसी भी वर्क पीस में पहले जा करके धंसती है। धंसने के बाद काटने का काम करती है। तो चिप क्या होता है, यहाँ से फ्लो होकर के इसमें, इस अंडर में, ये जो अंदर दिख रहा है गोलाकार, ये सर्कुलर में यहाँ से घूम घूम करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, जो चिप होती है वो दांतों में नहीं फंसती, दांत और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं फंसती, और आसानी से निकल जाती है। अगर चिप यहाँ पे फंसने लग जाएगी तो ये जो टूल है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दांतों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ठीक है। और इसमें एक चीज और है देखने वाली, कि फिनिशिंग टीथ, सेमी फिनिशिंग टीथ, रफिंग टीथ, मतलब काटने का काम कौन करता है, रफिंग टीथ करती है, और उसके बाद उसको फिनिश करने का काम करता है सेमी फिनिशिंग टीथ करती है, और फाइनल फिनिशिंग हमको फिनिशिंग टीथ से मिल जाती है। तो जो हमारा 3 ऑपरेशन है उसके लिए अलग अलग टूल यूज करने के बजाय सिर्फ एक ही टूल से हमारा सारा ऑपरेशन हो जाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आगे हम मशीनिंग नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट में, इसमें मशीनिंग होती है, पर इसमें उसमें हमको काम करने की जो क्षमता होती है वो काफी कम करना पड़ता है हमको उसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग हमको करना पड़ता है, बाकी 90% इस टूल के द्वारा ही हमको लास्ट में फिनिशिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ब्रोचिंग टूल के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। अब आपको जैसे दिखा डायग्राम में, जैसे मैंने बताया कि ये दिख रहा है आपको सभी को, ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ब्रोचिंग टूल इज अ टाइप ऑफ मल्टी पॉइंट, इट इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके अलावा और कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आप लोगों ने पढ़ा है, वो है मिलिंग कटर, जो आपको मैंने पढ़ाया था, वो भी एक तरह का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। और क्या पढ़ाया था मैंने मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, का प्रकार और कौन सा बताया था आपको, वो है ग्राइंडिंग, जो ग्राइंडर हम यूज करते हैं। तो अभी तक आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कौन कौन सा मिला है, कि इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। एक तो मिलिंग कटर, ये एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। दूसरा है ग्राइंडर, और तीसरा अभी आप पढ़ रहे हैं ब्रोचेस। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं। ओके, और ये जो टूल जो हम यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ब्रोच। ओके, इसको हम बोलते हैं ब्रोच। तो ब्रोचिंग मशीन को, जो ब्रोचिंग मशीन होती है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस, चाहे वो किसी भी कॉन्टूर में बने हो या किसी भी मास के हों, उसको आसानी से इंटरनल एक्सटर्नल सरफेसेस में प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि जैसे हमको बहुत ज्यादा तादाद में काम, ऑब्जेक्ट को बनाना है। ठीक है, अगर हमको 100 ऑब्जेक्ट बनाना है, 150 बनाना है, 250 बनाना है, तो इसको देखिए, आपको पता है कि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है सभी को। जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, और होता है तीसरा मास प्रोडक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टूल पढ़े हुए हैं वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जॉब प्रोडक्शन मतलब हमको एक ही प्रकार का टूल एक ही काम करेगा। बैच प्रोडक्शन मतलब कि उसमें हम एक छोटे छोटे बैचेस में काम करेंगे, मतलब इसमें सिर्फ एक वर्क पीस पे काम होता है। इसमें बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, हमको एक ही प्रकार का 100 वर्क पीस बनाना है। और मास प्रोडक्शन मतलब हमको अनलिमिटेड बनाना है। अनलिमिटेड नहीं, मतलब आपको तादाद इसकी ज्यादा रहेगी, मान लीजिए 1 लाख होगी। ठीक है, एक ही प्रकार का एक ही टूल बनेगा जॉब प्रोडक्शन में। और जब थोड़ा से उसको समूह में बनाया जाता है तो उसको बैच प्रोडक्शन कहते हैं, और बहुत ज्यादा अधिक संख्या में बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। तो जो ब्रोच होता है वो हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो ब्रोच होता है वो हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि एक ही टूल में बहुत सारा काम हो जा रहा है, हमको फिनिशिंग टीथ और सारी चीजें मिल जाती हैं हम लोग को। ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या होता है, ये जो ब्रोचेस होते हैं, दीज आर हाईली एक्यूरेट इन शेप एंड साइज। ये काफी एक्यूरेट होते हैं शेप और साइज में। इसमें क्या होता है वर्किंग में, जैसे आपको बता देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा वर्क पीस है,
इस तरह से। और मैं एक छोटा सा टूल का नमूना बना रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने छोटा सा ब्रोच बनाया है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जब ये कटिंग करता है तब ये क्या करता है, ये तीत इसमें जाकर घुसी। इसका मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको और डिटेल समझ में आए। ये ब्रोच है हमारा, जो मैंने अभी पहले बनाया। तो क्या होता है, ये एक एक हिस्सा जो है जाकर के यहाँ धंसता है और दूसरे को उखाड़ कर ले जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये इसने अगर ये रफ कटिंग हुआ यहाँ से, मान लीजिए ये रफ कटिंग किया, तो ये सेमी कटिंग, ये सेमी फिनिशिंग करता है, और ये लास्ट वाला जो रहता है ये पूरा फिनिशिंग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वर्क हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक ही बार में कट जाता है। अभी क्या होता है, जैसे हम टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए ये टर्निंग ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, हमको ऐसा शेप लेकर के आना है और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, पहले टर्निंग ऑपरेशन में एक लेयर को निकालेंगे, फिर दूसरा लेयर निकालेंगे, फिर तीसरा लेयर निकालेंगे, फिर चौथा लेयर निकालेंगे, तब जा करके 4 बार ऑपरेशन करेंगे, तब जा करके हमको ये ऑब्जेक्ट, ये डिजाइन मिलेगा। मगर इसमें क्या होता है, ब्रोच क्योंकि फास्ट है, क्यों फास्ट है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में उसमें दांत बने हुए होते हैं, टीथ बने हुए होते हैं कि एक ही ऑपरेशन में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग पहले इनिशियल T1 था, तो आपको एक ही पास में T2 लेंथ आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज मैं फिर से बता रही हूँ। द ब्रोच इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ टीथ। ठीक है, जिसमें से हर एक टीथ को हम एक सिंगल टूल मान करके चलते हैं, विथ ईच टूथ considered as a single tool. ओके, इसमें क्या होता है, ईच टूथ, जो हर एक दांत की जो हाइट होती है वो एक दूसरे से ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तभी कटिंग ऑपरेशन अच्छे से हो पाता है। ईच टूथ इज इज स्टैंडिंग slightly higher than the previous one. ओके, द राइज, और डिटेल में बता दे रही हूँ आपको, द राइज per tooth is the depth of cut per tooth। ये मैंने आपको ज्योमेट्री में दिखाया था। ठीक है, तो इसमें टोटल अभी हम लोगों ने क्या देखा, देर आर 3 सेट्स, है ना, देर आर 3 सेट्स ऑफ टीथ। पहला टीथ क्या है, पहला जो सेट है वो है द रफिंग टीथ। ठीक है, जिसका जो क्या करता है, इट हैव हाईएस्ट राइज पर टूथ। ओके, और यही जो रफ टीथ होती है, सबसे ज्यादा मटेरियल जो है, बल्क ऑफ मटेरियल यही रिमूव करती है। सबसे ज्यादा मटेरियल रिमूवल हमको रफ टीथ में ही मिलता है। ठीक है, दूसरा सेट कौन सा है, दी सेमी फिनिशिंग टीथ। ठीक है, whose rise per tooth
इज स्मॉलर, मतलब सबसे ज्यादा रफिंग टीथ ऊंचा होता है, उसके नीचे थोड़ा सा कम सेमी फिनिशिंग टीथ होता है, ठीक है। और इट रिमूव स्मॉलर अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, रफिंग टीथ के कंपैरिजन में, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रफिंग टूथ। ओके, थर्ड सेट जो हमारे पास में है, द लास्ट सेट, द लास्ट सेट इज कॉल्ड फिनिशिंग टीथ, ठीक है, और इसको हम कहते हैं साइजिंग टीथ भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेरी लिटिल अमाउंट, मतलब बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव होता है। आप ये सोच लीजिए खाली इसमें रबिंग होती है, ठीक है, ताकि जो 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 सतह है रफिंग टीथ और स्मॉल सेमी फिनिशिंग टीथ के द्वारा काटी गई है, उसको चिकना किया जा सके, वो खुरदुरा ना रहे। इसलिए जो फिनिशिंग टीथ रहती है वो खाली घर्षण करके, तो उसको रब करके उसमें उसको चिकना बनाती है, ठीक है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड इन इट, ठीक है। तो ये पूरे टीथ के बारे में मैंने बताया आपको। इसकी फिनिशिंग जो रहती है रफिंग टीथ में 0.15 mm होती है फॉर रफिंग टीथ, ओके, और 0.025 होती है टिल फिनिशिंग टीथ। तो आपको इतनी फिनिशिंग मिल जाती है, ओके। ये जो ब्रोचेस होते हैं, दे आर मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील, आप लोगों ने पढ़ा है ना, 18:1:1 स्टील के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, हाई स्पीड स्टील। इसके इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ड्यू टू इट्स हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आपको पता है, झटका लगने वाला, ठीक है, झटके को आसानी से ये हाई स्पीड स्टील जो है सह सकता है, इसीलिए हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रोच को बनाने के लिए, ठीक है। तो ब्रोच की स्पीड हम कितना रखते हैं, इसकी स्पीड रखी जाती है 6 to 5 मीटर पर मिनट रखी जाती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ब्रोचेस। सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, ये फास्टेस्ट है, ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट वे, इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ फिनिशिंग एंड ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को करने का सबसे फास्टेस्ट वे होता है, ठीक है। इट्स मशीन, इसका मशीन जो रहता है बहुत सिंपल होता है, ओके। इट्स मशीन इज सिंपल as only single reciprocating motion is required, ठीक है। सिंगल, एक बार जाना है एक बार वापस आना, एक बार जाना एक बार वापस आना, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हमको ऑपरेशन के में ज्यादा ऑपरेशन करवाना नहीं है, खाली रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाना है अपने को। तो मशीन की जो डिजाइन होती है वो काफी सिंपल होती है। और नेक्स्ट फायदा क्या है इसका, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरफ से हम मशीनिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में भी मशीनिंग की जा सकती है और बाहर भी मशीनिंग की जा सकती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेरी लिटिल स्किल रिक्वायर्ड। इसको इस तरह से डिजाइन कर दिया जाता है कि बहुत कम योग्यता की जरूरत है इसको करने के लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको ब्रोच के बारे में है तो आप आसानी से इस ब्रोच मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, फिनिश बहुत अच्छा होता है इसमें। फिनिश किसी भी दूसरे मशीनिंग ऑपरेशंस की तुलना में फिनिशिंग ऑपरेशन कंपैरेबल टू मिलिंग, जितना हम लोग को मिलिंग में मिल सकता है उतना हमको ब्रोचिंग मशीन में भी मिल जाता है। ठीक है, कई बार उससे बेहतर भी मिल जाता है। कैन बी obtained। ठीक है, और मैंने क्या बताया, बहुत अच्छा इसका एक्यूरेसी रहता है, तो प्रोडक्शन टॉलरेंस इज गुड, है ना। ये सारे के सारे इसके फायदे हैं। प्रोडक्शन टॉलरेंस आर suitable to interchangeable। इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चर, इसके टॉलरेंस को हम आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो थे ये इसके एडवांटेजेस थे। अब लिमिटेशन देख लेते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन। सबसे पहली बात, जो कोई भी चीज अगर इतना मल्टीपल ऑपरेशन ऑपरेटिंग डिवाइस है तो क्या होगा, महंगा होगा। ठीक है, वेरी हाई टूल कॉस्ट, बहुत ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम कर रहे हैं और इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है, झटका लग रहा है बार बार। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्क पीस है उसको स्टेबल रहना बहुत जरूरी, क्योंकि एक बार भी झटका लगा और वर्क पीस अपनी जगह से हिल गया तो पूरा का पूरा जो हमारा डिजाइनिंग है वो वहां पर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है कि वर्क पीस को काफी रिजिडली उसमें हमको पकड़ा रहना, पकड़ के रखना पड़ता है, ताकि वर्क पीस जो है इस झटके वाले फोर्स से, इम्पैक्ट फोर्स से हिल ना पाए। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है। द वर्क पीस must be rigidly held and broach firmly guided। थर्ड इसका ड्रॉबैक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल कैन नॉट बी रिमूव्ड। इसका कारण क्या है, देखिए इसमें दांतों की संख्या तो बहुत अधिक है, मगर जो दांत मटेरियल रिमूवल का काम करते हैं वो बेसिकली कौन से दांत है, रफिंग टीथ जो रहती है उसमें। ठीक है, रफिंग टीथ ही ज्यादा मटेरियल रिमूवल का काम करती है। बाकी जो दोनों टीथ का सेट है, फिनिशिंग टीथ और सेमी फिनिशिंग टीथ का, वो सिर्फ चिकना करने का और सतह को नॉर्मल करने का काम करता है। इसीलिए जितनी दांतों की संख्या है उसके कंपैरिजन में अगर हम मटेरियल रिमूवल देखेंगे कितना मटेरियल रिमूव हुआ है तो वो काफी कम होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो दो सेट है वो फिनिशिंग का काम करते हैं और सिर्फ एक ही सेट जो हमारा रफिंग टीथ है वही जो है कटिंग का काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अब आप अपन एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल गियर्स बनाने में, इसका इस्तेमाल किया जाता है बुशिंग्स एंड स्लीव्स बनाने में, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेसर व्हील बनाने में, रोटर्स
चेन, स्प्रॉकेट टीथ, टरबाइन ब्लेड्स, इन सभी को बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी को बनाया जा सकता है मशीन ब्रोचिंग मशीन का इस्तेमाल करके। इसके अलावा भी ये जो ब्रोचिंग है, ब्रोचिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है एयरक्राफ्ट इंजन के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल के बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। राइफल एंड गन मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, ये सारा चीज जो मैंने बताया सिर्फ ब्रोचिंग टूल के बारे में बताया। अभी नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट दी ब्रोचिंग मशीन्स। ठीक है, ये मैंने ब्रोच के बारे में बताया, सिर्फ टूल के बारे में हम बता रहे थे कि उसके लाभ हानि, उसकी ज्योमेट्री क्या है, कैसा है। अब उसकी मशीन कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो अभी तक के लिए इसको करेंगे, आप लोग बना लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।